गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में पढ़ेंगे। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो जो है बायर्स को सेफगार्ड करने के लिए बनाया गया है। बायर्स के साथ जो भी करप्ट होता है, उनके साथ जो भी माल प्रैक्टिसेस की जाती हैं सेलर्स के द्वारा, मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा, कोई भी हार्म जो है इनके द्वारा पहुंचाया जाता है कंज्यूमर को, कस्टमर को, तो उसके लिए जो है रेमेडी प्रोवाइड करवाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कोई भी अगर कंज्यूमर के जो है राइट्स को वोलेट करता है या फिर उनके जो राइट्स हैं उनको वोलेशन हो रहा है कंटिन्यू, तो उसके लिए जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है राइट्स प्रोवाइड करवाता है, रेमेडीज़ प्रोवाइड करवाता है, उनके खिलाफ उनके जो है साथ खड़ा रहता है, उनके लिए लड़ता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इंडिया में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ गया है। अभी पहले जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 था। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, क्यों ज़रूरत पड़ी, इसको क्यों अमेंड किया गया? क्योंकि जो न्यू एक्ट है उसमें बहुत सारे प्रोविजंस कंटेन किए गए हैं। जो भी चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना, आजकल बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, होते रहेंगे। मतलब टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि भाई कंज्यूमर को किसी भी तरह से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया है, जो कि कंज्यूमर्स के लिए लड़ता है, कंज्यूमर्स के साथ ये खड़ा रहता है। The act contains various provisions for the protection and promoting the rights of the consumers. कंज्यूमर्स के कुछ राइट्स भी होते हैं, जैसे आप लोगों ने भी सुना ही होगा, राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी एश्योर्ड, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू सीक रेशल, राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। ये सभी कंज्यूमर के राइट्स हैं। अगर कोई भी जो है इन राइट्स को, कंज्यूमर के राइट्स को वोलेट करता है या फिर वोलेट करने की कोशिश करता है, उन सभी को जो है पनिश किया जाता है। और कंज्यूमर के लिए जो है ये स्टैंड करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। जैसे कि पहले क्या था, कैवियर टेम्परेचर का कंसेप्ट था। इसका मतलब था कि लेट द बायर बीवेयर। मतलब अगर बायर कोई सामान खरीदने गया है किसी शॉप पर, तो मतलब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बायर की होती थी। अगर कोई भी जो है प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो गया, अगर उसकी क्वालिटी जो वो चाहता था वैसी नहीं है, कुछ भी हो गया, मतलब उसके साथ जो उसने प्रोडक्ट मांगा था वो उसको नहीं मिला, मतलब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बायर की हो जाती थी कि भाई बायर की गलती है, उसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। बट अब इस कंसेप्ट को जो है रिप्लेस कर दिया गया है कंज्यूमर सोवरेनिटी से। कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब है कंज्यूमर जो है किंग है, कंज्यूमर जो है मार्केट का किंग है और कंज्यूमर को कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता है। कैविएट एम्पटर के कंसेप्ट को रिप्लेस किया गया है कैविएट वेंडर से, यानी कि अब बायर को बिहेवियर होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो वेंडर्स हैं, जो सेल्स पर्सन है, जो मैन्युफैक्चरर है, उनको जो है बहुत ही ज़रूरी है वो जो है अपना, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कंज्यूमर को जो है अच्छा प्रोडक्ट, क्वालिटेबल प्रोडक्ट जो है अवेलेबल करवाएं वो, जैसा उसने बोला है वैसा ही। नहीं तो सारी गलती जो है वेंडर की हो जाएगी, यानी कि सेल्स पर्सन की मानी जाएगी। अब जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसके लिए जो ऑलरेडी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी स्टेप्स उठाए। डेवलप्ड कंट्रीज़ में वैसे भी ज़रूरत क्या है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी फ्रीडम है, हर चीज़ अच्छे तरीके से चलती है, बट उन्होंने भी स्टेप्स उठाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 के लिए। उन्होंने कहा कि जो प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया जाए कंज्यूमर्स के प्रति, ताकि वो अच्छे से जो है अच्छा क्वालिटेबल प्रोडक्ट बनाएं, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना करें, जैसा कंज्यूमर्स चाहते हैं वैसा उनको प्रोडक्ट दें। ये नहीं है कि उनको मिसलीड करके जो है कैसा भी जो है बेकार क्वालिटी का गुड्स जो है उनको दे दिया जाए। इट आल्सो बिकेम कंपल्सरी, इनएविटेबल का मतलब होता है कंपल्सरी फॉर कंज्यूमर्स टू यूनाइट ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म टू डील विद इश्यूज ऑफ कॉमन कंसर्न। यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं जिनकी सेम तरीके की प्रॉब्लम्स आई हैं, जिनको सेम तरीके से जो है हार्म पहुंचाया गया है, कंज्यूमर्स के कंज्यूमर जो है वो अपनी काउंसिल बना लेते हैं, मतलब अब जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको जो है अगर
सेम हार्म जो है हुआ है, यानी कि उनके साथ जो प्रोडक्ट्स हैं उसी तरीके से उनको भी मिसलीड किया गया है, तो वो अपना एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना लेते हैं और जो है अपनी जो शिकायतें हैं उनको रिड्रेस करने के लिए वो जो है शिकायत कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उनके पास है 2019। देन जो ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह हो जाती हैं, आज के ज़माने में बहुत सारी मिसलीड एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, टेली मार्केटिंग के थ्रू, मल्टी प्रोटेक्शन के थ्रू, मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू, डायरेक्ट सेलिंग, ई कॉमर्स, मतलब ये सारी चीज़ें नए नए चैलेंजेस जो है लेकर आ रही हैं कंज्यूमर के लिए, कि कंज्यूमर को किस तरह से बचना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बताई गई हैं। और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसको रिप्लेस किया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कि बिल पास किया गया था लोकसभा में। तो ये बिल पास हुआ था 30 जुलाई 2019। एंड देन इसके बाद राज्यसभा में ये 6 अगस्त 2019 को पास हुआ था। एंड इसके बाद जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इसको असेंट दी थी 9 अगस्त 2019 को। देन जो है ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो है पास हो गया था और ये एक एक्ट बन गया था 2019। और ये इसका जो है इसके बहुत सारे पर्पसेस हैं, जैसे कि एस्टेब्लिश करना अथॉरिटीज़ फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्टर एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करना टाइम टू टाइम, फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विन और इंसिडेंटल देयर टू, मतलब कोई भी मैटर जो है कनेक्टेड है कंज्यूमर से रिलेटेड, कंज्यूमर को किस तरह का हार्म हो रहा है, कंज्यूमर के साथ कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, उसको मिसलीड तो नहीं किया जा रहा है, मतलब हर तरीके से उसको प्रोटेक्ट करना ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो है काम है। तो मतलब दो इम्पोर्टेंट टर्म्स आती हैं, एक आती है डिफेक्ट, एक आता है डेफिशिएंसी। अगर तो कोई प्रोडक्ट गुड से रिलेटेड आपको कोई हार्म हुआ है, गुड यानी कि गुड की क्वालिटी आप जैसी चाहते थे वैसी नहीं है, क्वांटिटी में गड़बड़ है, उसकी प्योरिटी में कुछ गड़बड़ है, उसके स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहे, जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं मिला, तो उसको हम डिफेक्ट बोलेंगे। और जो सर्विस है, अगर सर्विस आपको जैसी चाहिए थी आपको वैसी नहीं मिली, मतलब सर्विस की क्वालिटी बेकार थी, उसका जो नेचर था परफॉर्मेंस करने का वो सही नहीं था, तो उस चीज़ को हम डेफिशिएंसी बोलेंगे। यानी कि गुड्स से रिलेटेड कुछ भी हार्म हुआ है तो उसको डिफेक्ट बोलेंगे, और जो सर्विस है उससे रिलेटेड कुछ हार्म हुआ है तो उसको डेफिशिएंसी बोलेंगे। देन आता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बॉडी बना रखी है कंज्यूमर इस मतलब जो एक्टिविटीज़ हैं कंज्यूमर से रिलेटेड वो सभी करने के लिए ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है बनाई है। ये जो अथॉरिटी है ये क्या क्या काम करती है, ये पेनल्टीज़ लगाती है, कोई भी अगर कंज्यूमर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो जिसने उसके साथ इंसाफ़ी की है उसके ऊपर पेनल्टीज़ लगाती है। कोई गुड्स अगर बेकार दिए हैं उसको जो है टेस्ट वगैरह करवाती है, जो भी सर्विसेज अगर बेकार दे रहे हैं कोई एजेंसी तो उसको वो विड्रा कर देती है, प्रोवाइड रिफंड्स प्रोवाइड करवाती है, इन्वेस्टिगेट करती है इन सब मैटर्स को। और ये क्या करती है, इंट्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रॉनिक मोड को भी इंट्रोड्यूस करती है, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं अगर वो कहीं दूर दराज इलाके में बैठे हैं तो वो ऑनलाइन जो है अपने फाइल कर सकते हैं जो भी उनके साथ जो है अनफेयर प्रैक्टिस हुई है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हुई है, मतलब जो भी उनको हार्म हुआ है अपने आप को वो प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। देन जो है थ्री रिड्रेसल जो है मशीनरी बताई गई हैं, मतलब 3 प्रोसेस बताई गई हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, कि वो 3 जगह जाके जो है अपना जो है ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करवा सकता है, यानी कि अपनी शिकायतों का निपटारा करवा सकता है। तो सबसे पहला आता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है, जो जो प्रेसिडेंट है वो वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज भी हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, और 2 जो है अदर मेंबर होते हैं इसमें, और ये अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और जो कंप्लेंट करने की जो फी अमाउंट नहीं, मतलब कोई भी जो केस है फाइल की गई है वो इसमें जो है 1 करोड़ से 1 करोड़ या फिर उससे कम की
जो है शिकायत का या निपटारा होता है। फॉर द कंप्लेंट्स फील्ड, यदि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है अगर उसको लगता है कि जो गुड्स हैं उसकी लेबोरेटरी में जो है टेस्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है तो वो उसको टेस्ट वगैरह भी करवाता है। यदि जो एग्रीव्ड पार्टी है, एग्रीव्ड का पार्टी मतलब जो पीड़ित पक्षकार है जिसने कंप्लेंट कर रखी है, अगर वो मतलब सेटिस्फाई नहीं है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के फैसले से, तो वो जो है विद इन 45 डेज जो है स्टेट कमीशन के पास जो है अपील कर सकती है। देन आता है स्टेट कमीशन। यदि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के फैसले से वो सेटिस्फाई नहीं है तो स्टेट में जाके वो अपनी जो है शिकायत कर सकता है, एप्लीकेशन डाल सकता है। तो स्टेट कमीशन में भी एक प्रेसिडेंट होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में था वैसे ही। और जो वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज हो सकता है हाई कोर्ट का, और एटलीस्ट 2 मेंबर्स होते हैं। ये भी जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और इसमें जो है केस जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके जो अमाउंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए और 10 करोड़ तक है, मतलब 10 करोड़ से कम, यानी कि 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का जो है केस इसमें सोल्व होता है। आफ्टर रिसीविंग ए कंप्लेंट, अगर कंप्लेंट रिसीव होने के बाद जो स्टेट कमीशन है वो कॉन्टेक्ट करता है पार्टी से जिसके अगेंस्ट जो है कंप्लेंट की गई है और उससे जो है बातचीत करता है वो। आल्सो फॉर द कंप्लेंट फिर यदि स्टेट कमीशन को फील होता है कि गुड्स को लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया जाए, यानी कि वही सेम प्रोसीजर जो पिछले वाले में अप्लाई किया गया था, टेस्ट वगैरह वो करवाती है लेबोरेटरी में गुड्स का, या फिर सर्विसेज के केस में वो सर्विसेज की टेस्टिंग करती है। यदि जो है एग्रीव्ड पार्टी है वो सेटिस्फाई नहीं है स्टेट कमीशन के फैसले से, तो वो विद इन 30 डेज, और इसमें एक कंडीशन और लगा दी कि जो भी उसने उसका मान लो 5 करोड़ का जो है केस आया था उसका, तो 5 करोड़ का यानी कि 50%, 2.5 करोड़ जो है उसको फाइन की जो है फीस सबमिट करवानी पड़ेगी जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको विद इन 30 डेज, अगर वो नेशनल कमीशन में अपनी शिकायत करना चाहता है तो। देन आता है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन में भी एक प्रेसिडेंट होता है और 4 मेंबर होते हैं। उन दोनों में क्या था, एक प्रेसिडेंट था और दो दो मेंबर थे। अब इसमें 4 मेंबर हैं और एक प्रेसिडेंट है, और इनमें से एक जो मेंबर है वो वुमेन होनी चाहिए जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और इसमें जो कंप्लेंट आती है वो 10 करोड़ से ज़्यादा की आती है, यानी कि जो अमाउंट है कंप्लेंट का वो 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। जो रिसीव करती है कंप्लेंट एग्रीड पार्टी से, कमीशन रिसीव करने के बाद वो जो है वैसे ही सेम प्रोसीजर अप्लाई करता है, लेबोरेटरी में टेस्टिंग वगैरह की जरूरत हो तो टेस्ट करवाता है। यदि एग्रीड पार्टी यहाँ से भी जो है सेटिस्फाई नहीं है नेशनल कमीशन के केस से भी, तो विद इन 30 डेज जो है एंड 50% ऑफ द फाइन मनी के साथ वो जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है अपना जो है फाइल को लेके, अपील को लेके। देन इनके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन में क्या क्या डिफरेंस है। तो जो कंपोजिशन का स्ट्रक्चर जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है, 2 मेंबर होते हैं, और जो 2 मेंबर होते हैं उनमें से एक मेंबर जो है वुमेन होती है। देन स्टेट कमीशन में भी ऐसे ही सेम है, एक प्रेसिडेंट है, 2 मेंबर, और 2 मेंबर में से एक जो है मेंबर वो वुमेन है। देन नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट है, 4 जो है मेंबर है इसके, और 4 मेंबर में से एक मेंबर जो है वुमेन है। हु कैन बी प्रेसिडेंट कौन हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में प्रेसिडेंट हो सकता है, रिटायर्ड जज हो सकता है, वर्किंग जज भी हो सकता है। और जो स्टेट कमीशन है इसमें भी रिटायर्ड जज हो सकता है, या फिर वर्किंग जज हो सकता है हाई कोर्ट का। इसमें जो है नेशनल कमीशन में जो है वर्किंग जज, रिटायर्ड जज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का। स्टेट कमीशन में क्या था, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट का जज हो सकता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का नेशनल कमीशन में। देन आता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को कैसे अपॉइंट किया जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है इसमें अपॉइंट किया जाता है बाय टेकिंग रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनसे रिकमेंड किया जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स द प्रेसिडेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है। एंड जो स्टेट कमीशन है इसमें भी जो है कंसल्ट किया जाता है चीफ जस्टिस से। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसके साथ कंसल्ट करके जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है स्टेट लेवल पर प्रेसिडेंट।
देन नेशनल कमीशन में कंसल्ट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि भाई प्रेसिडेंट को किस तरह से अपॉइंट करना है। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कमीशन के से जो है अपॉइंट कर देती है प्रेसिडेंट को। ज्यूरिडिक्शन क्या है, यानी कि इसमें जो है फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट, जो गुड्स की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, या तो 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से कम। और सेकंड केस में यानी कि स्टेट कमीशन में वैल्यू होनी चाहिए गुड्स की 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, और जो नेशनल कमीशन है वहाँ जो गुड्स की वैल्यू होनी चाहिए गुड्स सर्विसेज की वो 10 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, तब हम केस फाइल कर सकते हैं। अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स, अभी जो अगर जो पार्टी है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं होती है, जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि वो विदिन 45 डेज जो है वो स्टेट कमीशन में जाके अपील कर सकती है, और जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है अगर एग्रीड पार्टी वहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो विदिन 30 डेज विद 50% ऑफ द फाइन मनी वो नेशनल कमीशन के पास अपनी कंप्लेन जो है लेके जा सकती है। द नेशनल कमीशन में भी ऐसे ही है, यदि नेशनल कमीशन से भी सेटिस्फाई नहीं होती है, नेशनल कमीशन ने जो फैसला दिया उससे भी सेटिस्फाई नहीं होती है एग्रीड पार्टी, तो जो है विद इन 30 डेज जो है 50% ऑफ फाइन मनी के साथ वो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है जा सकते हैं। तो हम इसमें एक एग्जांपल था ले लिया था मैंने ऐसे ही, जो रेड बुल वाली जो ऐड आती है टीवी में, उसमें क्या आता है, उन्होंने अपना एक स्लोगन यूज़ करते हैं वो रेड बुल गिव्स यू विंग्स, बट एक्चुअली एक बंदे ने जो है इसके ऊपर कंपनी के ऊपर केस कर दिया कि भाई मैं 20 साल से जो है ड्रिंक ले रहा हूँ और मेरे तो कोई विंग्स आए नहीं। तो इस केस में जो है रेड बुल जो कंपनी थी उन्होंने मोर देन $13 मिलियन से ज़्यादा जो है फाइन भरा था उस केस में। तो ये फॉल्स एडवर्टाइजमेंट जो उन्होंने दी थी इसकी वजह से हुआ है ये फॉल्स, मतलब ऐसे बहुत सारी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, धोखाधड़ी करते हैं लोग अपनी मन मर्जी से कुछ भी जो है, मतलब जिसको जो सेल्स पर्सन है वो बहुत सारी जो है झूठ बोलते हैं, फॉल्सली डिस्क्राइब कर देते हैं प्रोडक्ट को, उसकी क्वालिटी को बढ़ा देते हैं और भी ज़्यादा, उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनके बारे में तो वो बताते नहीं क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट सेल करके जाना है यहाँ से। झूठी जो है गारंटी दे देते हैं वो, क्या पता पहले ही ख़राब हो जाए ऐसे ही। तो इन सब से जो है बच कर रहना चाहिए। थैंक यू।